हेलो एवरीवन। आज हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं 2013 यूपीपीसीएस पॉलिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2013 में किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा मेघालय एंड त्रिपुरा और मणिपुर। इन तीन हाई कोर्ट की स्थापना 2013 में की गई थी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हाई कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 6 आर्टिकल 214 से 231 तक मेंशन है। और ये तीन हाई कोर्ट कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास 1862 में 1861 हाई कोर्ट एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में 25 हाई कोर्ट हैं और जिसमें से कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप ये याद रख सकते हो कि सिर्फ 3 हाई कोर्ट ही ऐसी हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक स्टेट से ज़्यादा पे आता है। वो 3 हाई कोर्ट हैं गुवाहाटी, और ये जो एक से ज़्यादा एक हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार एक स्टेट से ज़्यादा हो सकता है, इसको ऐड किया था 7वें संविधान संशोधन से। तो एक हाई कोर्ट है गुवाहाटी को आता है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट आएगा, और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर महाराष्ट्र, गोवा और दादर एंड नागर हवेली आता है। सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो इन्हीं 3 राज्यों के बनने के साथ में इन 3 राज्यों के लिए 3 हाई कोर्ट्स बनी थी। 2013 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। और जो लेटेस्ट 25वीं नंबर की हाई कोर्ट है 2019 में आंध्र प्रदेश अमरावती में बनी थी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या समाप्ति का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 169। पार्ट 6 जो हमारा संविधान का है, आर्टिकल 168 से 212 स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 168 कहता है राज्यों में विधान मंडलों का गठन, स्टेट लेजिस्लेचर। और आर्टिकल 169 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश भी कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है। अब इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएट या अबॉलिश करने का प्रोसीजर क्या है? अगर कोई स्टेट 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से एक रेजोल्यूशन पास करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट या अबॉलिश करने के लिए, फिर ये पार्लियामेंट के पास जाता है। अगर पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे तो ये जो उनका बिल है वो एक्ट बन जाएगा। अब इसमें एक चीज याद रखने वाली ये है कि ये जो अबॉलिशन और क्रिएशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ये संविधान संशोधन अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। ये संविधान संशोधन नहीं होता है। और अभी एट प्रेजेंट 6 स्टेट हैं जिनमें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यूपी, बिहार, आप इनको पेयर बना के इजीली याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था, पर जम्मू कश्मीर अब एक यूटी है और उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे संविधान में नेशनल कमीशन SC/ST के लिए किस आर्टिकल में प्रोविजन है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 338 और 338A। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। हमारे संविधान में 338A आर्टिकल में ओरिजिनली था कि SC/ST के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। ये बात याद रखनी है, विशेष अधिकारी का बोला है यहाँ पे, ये नहीं बोला कि SC/ST के लिए कमीशन होगा, और ये विशेष अधिकारी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे। फिर 1990 में 65वें संविधान संशोधन से नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST बनता है, और 2003 89वें संविधान संशोधन से इस नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST को बाइफरकेट किया गया, और एक बना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अगला दूसरा बना
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इस ये आता है आर्टिकल 338 में, ये आता है आर्टिकल 338 ए में। तो इससे हमारा आंसर हो जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 और ये 338 ए। और एक बात हम यहाँ पे और याद रख सकते हैं कि 2018 तक जो ये शेड्यूल कास्ट वाला कमीशन था, ये ओबीसी की रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को भेजते थे। पर 2018 में 102 संविधान संशोधन से आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया और जिससे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को भी एक संविधान निकाय का दर्जा दे दिया गया। और आप ये याद रख सकते हैं 338 एनसीएससी शेड्यूल कास्ट, ए शेड्यूल ट्राइब, बी बैकवर्ड क्लासेस। और इनकी कंपोजिशन होगी, एक चेयरपर्सन होगा अध्यक्ष, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 अदर मेंबर्स होंगे। सेम कंपोजिशन शेड्यूल ट्राइब वाले कमीशन की होगी और सेम कंपोजिशन बैकवर्ड क्लासेस वाले कमीशन की होगी। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस आर्टिकल में एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन किया गया है। तो देखते हैं इस आर्टिकल को। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में तो इसका आंसर था 331। अब संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन आने से इसका आंसर बदल गया है। अब एट प्रेजेंट एंग्लो इंडियंस का हमारे यहाँ पे लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राष्ट्रपति जो मनोनीत करते थे वो रिप्रेजेंटेशन अब नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो रिजर्वेशन था SC ST और एंग्लो इंडियंस के लिए, ये हर 10 साल पे रिन्यू करना होता है। तो इसके लिए हर 10 साल पे एक संविधान संशोधन आता है। जो लेटेस्ट संविधान संशोधन आया है 104 2019 में आया था और इससे SC ST के रिजर्वेशन को रिन्यू करके 2030-25 जनवरी तक कर दिया है। अब इस रिन्यूअल में एंग्लो इंडियंस की कोई बात नहीं की गई, तो इट मींस कि एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन जो राष्ट्रपति मनोनीत कर रहे थे, नॉमिनेटेड कर रहे थे, वो अब हट चुका है। इनके आप आर्टिकल देख सकते हैं कि आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC ST का रिजर्वेशन, 331 लोकसभा एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन, 2 मेंबर राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते थे, अब नहीं करेंगे। आर्टिकल 332 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में SC ST का रिजर्वेशन, 333 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन, ये एंग्लो इंडियंस का हुआ करता था, अब नहीं है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन ए आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये तो सही है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी ठीक है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी ठीक है। आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये गलत है क्योंकि DPSP आर्टिकल 50 बात करता है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन का। आर्टिकल 48 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाई कोर्ट बॉम्बे और मद्रास एंड कैलकाटा में कब स्टैब्लिश किए गए। ये अभी हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा था जिसमें देखा था कि तीनों हाई कोर्ट 1862 में स्टैब्लिश किए गए थे, बट जो हाई कोर्ट एक्ट था 1861 के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है who was the chairman of the committee which proposed democratic decentralization and पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का प्रस्ताव देने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। सिंपल सा आंसर है इसका बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1957 में 3 स्तरीय पंचायत की लोकल लेवल पे गवर्नमेंट का कहा था, एक गांव के लेवल पे, एक ब्लॉक के लेवल पे और एक जिला के लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ पंचायत समिति आर नॉमिनेटेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ ऑफिसर ब्लॉक, गलत। नॉमिनेटेड बाय जिला पंचायत चेयरमैन, गलत। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये ठीक आंसर है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड ये भी गलत है। इन दोनों में ऑप्शन कंफ्यूजन हो सकता है, ये दोनों तो एकदम ही से कट जाएंगे ऑप्शंस। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि
3 टियर गवर्नमेंट है लोकल लेवल पे, तो एक है ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पे होती है, और जिला परिषद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। अब इन तीनों के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे डायरेक्टली ही इलेक्टेड होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन तीनों के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड है, और जो चेयरपर्सन अध्यक्ष है जिला परिषद और पंचायत समिति के इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, और ग्राम पंचायत का जैसा उस स्टेट की, उस राज्य की विधानसभा डिसाइड करेगी उसके लिए वो प्रोसीजर हो सकता है। तो मेंबर वाले में तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं रहना है, सारे मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज ए इलेक्टोरल मैकेनिज्म इंश्योर्स। आनुपातिक प्रतिनिधित्व तंत्र की प्रणाली आनुपातिक निर्वाचन सुनिश्चित करती है। तो इसमें क्या आंसर आएगा इसका? देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि सीट है लेजिस्लेचर में इन द प्रोपोर्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ वोट्स, जिस व्यक्ति को जितनी वोट मिलेंगी उसके प्रपोर्शन में उसको लेजिस्लेचर में सीट मिल जाएंगी, ये होता है हमारा अनुपातिक निर्वाचन पद्धति। और एक होता है FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जिस कैंडिडेट के पास में मेजोरिटी आ गई, 4 कैंडिडेट खड़े हैं, 5 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं, इनमें से जिसके पास भी सबसे ज्यादा वोट हो, अब मे बी वो 50% हो या ना हो, वो विनर हो जाता है, और यहाँ पे मेजोरिटी का रूल चलता है। इधर क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोट्स हैं, जो शेयर सीट्स हैं लेजिस्लेचर में, वो वोट्स के शेयर के अकॉर्डिंग मिलेंगी, तो यहाँ पे माइनॉरिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यूपीएससी, आर्टिकल 315 संविधान में कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए यूनियन और स्टेट के लिए, तो ये दोनों आर्टिकल 315 में आएंगे। फाइनेंस कमीशन होगा आर्टिकल 280। अब इन तीनों में संविधान के लिए कोई ना कोई आर्टिकल है, तो ये संवैधानिक निकाय हो जाएंगे। और प्लानिंग कमीशन के लिए कोई संविधान में आर्टिकल नहीं है, इसलिए प्लानिंग कमीशन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्लानिंग कमीशन को 1950 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाजेस ए 3 टियर सिस्टम फॉर पंचायत। किस भाग में पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना करता है? इसका आंसर होगा पार्ट 9। पार्ट 9 संविधान में आर्टिकल 243 से 243 ओ 11th शेड्यूल और इसमें 29 आइटम्स हैं। तो पार्ट 9 में पंचायतों का है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच राजस्व बंटवारे के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर, नहीं। गवर्नर, नहीं। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि सेंटर में है फाइनेंस कमीशन जो स्टेट और सेंटर के बीच में राजस्व बंटवारे के बारे में बात करता है। राज्य में राजस्व के बंटवारे के लिए राज्य और लोकल गवर्नमेंट के बीच में राजस्व के बंटवारे के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन 243 आई आर्टिकल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली विद अ स्पेशल मेजॉरिटी, तो ये तो सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो मिनिमम 5 जज बेंच होगा, ये भी ठीक है, क्योंकि ये संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 145(3) में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, और जो कि मिनिमम 5 जज होने चाहिए उसमें। जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट के पास में केस जाता है जिसमें कि उस लॉ को इंटरप्रिटेट करने के लिए संविधान के इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो उस केस में 5 जज बेंच बनाना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो ठीक है, आर्टिकल 19 में है ये।
जाकिर हुसैन हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ये गलत है क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और जाकिर हुसैन सेकंड नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन, एपिलिएट जूरिसडिक्शन, एडवाइजरी जूरिसडिक्शन। इनके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं कि मूल क्षेत्राधिकार क्या है। मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 131 आता है और इसमें क्या होता है कि सिर्फ किसी चीज की पावर एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में हो। जैसे कि दो स्टेट के बीच में कोई इशू आ रहा हो, स्टेट सेंटर के बीच में कोई इशू आ रहा हो, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जा सकता है, ना कि किसी स्टेट की हाई कोर्ट में। तो ये हो जाती है ओरिजिनल जूरिसडिक्शन। नेक्स्ट है एपिलिएट जूरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें क्या आता है कि पहले अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई डिसीजन से सहमत नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील हो गया और हाई कोर्ट से अपील करके सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी है सुप्रीम कोर्ट के पास में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। और नेक्स्ट है ये केवल सलाहकार क्षेत्राधिकार है। सलाहकार क्षेत्राधिकार क्या है, आर्टिकल 143 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट की पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में एडवाइजरी जूरिसडिक्शन भी हो गई। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ओरिजिनल जूरिसडिक्शन, अपीलिएट और एडवाइजरी, ये तीनों होंगी। तो इसका आंसर होगा डी, मूल, अपीलीय और साथ ही सलाहकार क्षेत्राधिकार है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2014 का क्वेश्चन पेपर और 15 ऐसे ही लेटेस्ट एग्जाम तक सारे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।